हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज़ में इंडियन सोसाइटी का ये तीसरा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम जुलाई मंथ के सभी रिलेटेड करंट अफेयर्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए थोड़ा भी सीरियस हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली आईएएस नथिंग एल्स को जरूर से ज्वाइन कीजिए। तो बिना देरी किए हुए चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। इस सेशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के बारे में है। अभी हाल ही में 2022 का इंडेक्स रिलीज किया गया है। जेंडर गैप का मतलब ये होता है कि मेल फीमेल या फिर जो थर्ड जेंडर होते हैं इनके बीच का गैप क्या है, इसे इवेलुएट किया जाता है। यहाँ पर जो मेजर फोकस रहता है जेंडर पैरिटी को लेकर वो मेल फीमेल्स के बीच में रहता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसे रिलीज करता है, ये आपको याद रखना है, बिकॉज जो यूपीएससी के द्वारा साधारण प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें सबसे पिन पॉइंटेड क्वेश्चन तो यही होता है कि इस इंडेक्स को कौन रिलीज करता है। और यहाँ पर देखिए जेंडर पैरिटी को ये इवेलुएट करते हैं 4 की डायमेंशंस में। कई बार जब भी इंडेक्स वगैरह से प्रश्न आते हैं तो आपसे डायमेंशंस भी पूछ ले जाते हैं। चूंकि यहाँ पे डायमेंशंस केवल 4 ही हैं तो आप याद रख सकते हो। अगर बहुत सारे डायमेंशंस हैं फिर तो दिक्कत हो जाती है, बट केवल 4 हैं तो याद रखिएगा। पहला है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, दूसरा है एजुकेशनल अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल इज द थर्ड वन, एंड फोर्थ वन इज पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। आपको समझ में आ रहा होगा कि इकोनॉमिकली वो कितना पार्टिसिपेट कर पा रही हैं, एजुकेशन मिल रही है कि नहीं, हेल्थ और सर्वाइवल का क्या लेवल है, और पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट उनका कितना है, पार्टिसिपेशन बेटर है या नहीं है। मेथोलॉजी क्या इस्तेमाल की जाती है। देखिए चारों डायमेंशंस पे इवैल्यूएशन किया जाता है 0 से 1 के बीच में। 1 का मतलब होता है फुल जेंडर पैरिटी, मतलब एकदम इक्वल राइट्स हैं। 0 का मतलब होता है इम्पैरिटी, कंप्लीट, मतलब कोई राइट्स नहीं है। ये काफ़ी लंबे समय से जो इंडेक्स है वो इवैल्यूएशन करता रहा है बहुत अच्छी तरीके से। 2006 से जब से ये इवैल्यूएशन स्टार्ट हुआ है इसकी प्रोग्रेस काफ़ी अच्छी रही है। क्या निकल के आया, आइसलैंड को दुनिया का मोस्ट जेंडर इक्वल कंट्री, दुनिया की मोस्ट जेंडर इक्वल कंट्री के तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया है। इसके बाद नंबर फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड और स्वीडन का रहा। इंडिया को 146 कंट्रीज में 135 रैंक दी गई है, मतलब अच्छी रैंक तो नहीं है, खराब तो है। 2021 में इंडिया की रैंक 156 देशों में 140 थी। हमारा जो रैंक है, जो एवेल्युएशन नंबर्स हैं वो थोड़े इंप्रूव हुए हैं। इंडिया में वुमेन की जो संख्या है वो 662 मिलियन है, 66.2 करोड़ की पॉपुलेशन है ये। 2022 में जो ओवरऑल स्कोर रहा हमारा वो इंप्रूव हुआ है। 2021 में 0.625 था और अभी ये 629 हो गया है, तो स्कोर थोड़ा सा बढ़ा है। हालांकि रैंक में कुछ खास प्रभाव तो आपको दिख नहीं रहा होगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन को बढ़ाता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से अलग होते हैं। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जहां पर केवल सरकारें ही हिस्सा होती हैं, जबकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जो नॉन गवर्नमेंटल एंटिटीज हैं वो भी हिस्सा बन सकती हैं, जैसे कि एनजीओज, एमएनसीज, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस या फिर प्राइवेट कंपनीज। तो ये भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हो सकते हैं, जबकि ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं हो सकते। इसे 1971 में स्टैब्लिश किया गया था नॉट फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन के तौर पे। यह हेडक्वार्टर्ड है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। कई सारी इनकी रिपोर्ट्स आती हैं अलग अलग डाइवर्सिफाइड फील्ड से, जैसे कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट। कई बार पूछ लिया जाता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो आपको इनकी रिपोर्ट्स के नाम पता रहेंगे तो आप कर पाओगे ऐसे क्वेश्चंस को। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो मिशन शक्ति के बारे में है। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने गाइडलाइंस को रिलीज किया है मिशन शक्ति को लेकर। ये एक काइंड ऑफ अम्ब्रेला स्कीम है जिसमें कई सारी वुमेन रिलेटेड स्कीम्स को क्लब कर दिया गया है। मिशन शक्ति को 15th फाइनेंस कमीशन का जो टेन्योर है, पीरियड है, उस दौरान इंप्लीमेंट करने की प्लानिंग है, यानी कि 2021-22 से लेके 25-26 के लिए मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने इसको लॉन्च किया है। मिशन मोड स्कीम है, बहुत ही तेजी से इस पे काम किया जाएगा। कई प्रकार के इंटरवेंशंस होंगे ताकि महिलाओं के लिए हम सेफ्टी, सिक्योरिटी और एम्पावरमेंट को इंश्योर कर सकें। फर्दर ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि सभी महिलाएं और गर्ल्स, जिसमें डिफरेंटली एबल्ड, जो दिव्यांग महिलाएं हैं वो भी शामिल रहेंगी, जो सोशली और इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज्ड हैं, वल्नरेबल ग्रुप से बिलोंग करती हैं, वो महिलाएं और गर्ल्स भी शामिल रहेंगी जिन्हें केयर की ज़रूरत है, प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म तरीके से हम उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट और एम्पावरमेंट कर सकें। इसमें देखिए 2 सब स्कीम्स हैं मिशन शक्ति में। पहले का नाम है संबल और दूसरे का नाम है सामर्थ्य। संबल जो स्कीम है इसमें कई सारी स्कीम्स के एलिमेंट्स को कॉर्पोरेट कर दिया गया है, इनकॉर्पोरेट किया गया है। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव महिलाओं की सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर करना है। जो वन स्टॉप सेंटर्स थे, वुमेन हेल्पलाइन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और एक नया कंपोनेंट ऐड किया गया है नारी अदालत। नारी अदालत एक अल्टरनेट मैकेनिज्म होगा जहां पे महिलाओं के इश्यूज को रिजॉल्व किया जाएगा। ये सभी कंपोनेंट्स इंक्लूड कर दिए गए हैं इस
पार्ट में। अगला जो हिस्सा है दैट इज सामर्थ्य। ये महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए है। इसमें इसके पहले की जो भी स्कीम्स रही जैसे कि उज्ज्वला, सुधार गृह, जहाँ पे जो वुमेन इन नीड हैं उनको एक लोकेशन दे दी जाती है, वो कुछ समय तक वहाँ रह सकती हैं, वर्किंग वुमेन हॉस्टल, ये सब तो शामिल रहेंगे। फर्दर प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना और जो वर्किंग वुमेन के लिए नेशनल क्रच स्कीम लागू की गई थी ये भी इसका हिस्सा हो जाएगा। और एक नया कंपोनेंट ऐड किया गया है दैट इज गैप फंडिंग फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। महिलाओं के इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए जो पैसे कम पड़ेंगे उसकी गैप की फंडिंग कर देगी केंद्र सरकार अपने इस प्रकार की इनिशिएटिव से। तो मिशन शक्ति एक मिशन मोड इनिशिएटिव है जिसमें कई सारी स्कीम्स शामिल कर दी गई हैं, एक काइंड ऑफ अम्ब्रेला स्कीम है, ये आपने समझा। नेक्स्ट आर्टिकल नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के बारे में है। 2022 की रैंकिंग अभी आ गई है। इसे 2015 में MHRD ने शुरू किया था, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने, जिसे आज आप मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जानते हैं। यहाँ पे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को रैंक किया जाता है उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस के तौर पे और उनके स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के बेसिस पे भी। यहाँ पे 5 ब्रॉड ग्रुप्स में जो पैरामीटर्स हैं उनको इवेल्युएशन में लिया जाता है। पहला है टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्स, दूसरा रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, तीसरा है ग्रेजुएशन आउटकम, चौथा आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी और पांचवा है परसेप्शन। 11 कैटेगरीज में ये इवेल्युएशन होता है। एक तो होती है ओवरऑल कैटेगरी, इसके बाद यूनिवर्सिटीज की कैटेगरी, मैनेजमेंट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस जो कोर कॉलेजेस होते हैं, फार्मेसी, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, एरिया यानी कि अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट, लॉ एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। तो ये कैटेगरीज हैं जिसमें हम कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज को रैंक करेंगे। IIT मद्रास ओवरऑल रैंकिंग में टॉप पर रहा और इंजीनियरिंग की जो कैटेगरी है उसमें भी इसने पहला नंबर मेंटेन करके रखा। यूनिवर्सिटीज में IISc यानी कि जो बेंगलुरु में बेस्ड है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस, वो टॉप पर रहा और ये पोजीशन 7वें साल लगातार उनके नाम रही। ये फर्स्ट रहे रिसर्च इंस्टीट्यूशन कैटेगरी में भी लगातार दूसरे साल। मैनेजमेंट में टॉप पर रहा IIM अहमदाबाद, ये पहली पोजीशन पे तीसरी बार लगातार इस रैंक पर रहे। मेडिकल्स में एम्स रहा टॉप पर 5वें साल लगातार। कॉलेजेस में मिरिंडा हाउस फर्स्ट पोजीशन पे रहा 6 लगातार सालों से। ये कॉलेजेस अपनी टॉप पोजीशन को मेंटेन किए हुए हैं अपनी परफॉर्मेंस के बेसिस पे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल नमस्ते स्कीम के बारे में है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने, इसके जो मिनिस्टर हैं उन्होंने भी हाल ही में कहा कि गवर्नमेंट ने नमस्ते स्कीम को फॉर्मुलेट कर लिया है ताकि जो सीवर्स या सेप्टिक टैंक्स हैं हम उनको मैकेनाइज्ड क्लीनिंग में लेकर जा सकें। आपको पता होगा, मे बी आपने देखा भी हो, हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सेप्टिक टैंक्स या फिर सीवेज की क्लीनिंग करते हैं और ऐसा वो हाथों से करते हैं, फावड़े से करते हैं। काफ़ी खतरनाक काम होता है ये। एक ऐसा काम है जो थोड़ा सा डिग्रेडिंग भी है। डिग्रेडिंग इस पर्सपेक्टिव से कि किसी एक व्यक्ति का जो फैसिया है, जो मल है, वो कोई और व्यक्ति साफ कर रहा है। ये एक ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव से भी सही नहीं होता। दूसरा मामला ये होता है कि सेप्टिक टैंक्स एक तो काफ़ी गंदे होते हैं, तो गंदगी से उनकी हेल्थ को खतरा होता है और कई बार तो इन्हें साफ करने का तरीका ऐसा होता है कि उससे उनकी जान भी जा सकती है। कई बार उन्हें सेप्टिक टैंक्स में उतरना पड़ता है उसे साफ करने के लिए। आप इस इमेज को देखिए, यहाँ पर ये व्यक्ति इस गंदे पानी में डुबकी लगाने वाला है ताकि वो उसके ब्लॉकेज को हटा सके। अगर इतना सकरा रास्ता आपको दिया जाए बिल्कुल साफ और क्लीन पानी का भी, तब भी आप उसमें डुबकी नहीं लगाना चाहेंगे, आपको खतरा महसूस होगा। और फिर इस गंदे पानी में बिना किसी इक्विपमेंट के, बिना किसी सेफ्टी मेजर के इस प्रकार से टैंक को साफ करना बहुत खतरनाक होता है। कई बार ऐसी क्लीनिंग के दौरान कुछ जहरीली गैसें भी निकलती हैं जिनसे इन लोगों की जान चली जाती है। और ऐसे कई सारे केसेस आते हैं जब कोई व्यक्ति मैनुअल स्कैवेंजिंग के दौरान अपनी जान गंवा देता है। सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि इस प्रकार की एक्टिविटी को रोका जाए और सेप्टिक टैंक की जो क्लीनिंग है, जो सीवेज की क्लीनिंग है, उसे मशीन से किया जाए। इसी के लिए जो नेशनल प्लान तैयार किया गया है दैट इज नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। कई सारी मिनिस्ट्रीज इसमें इन्वॉल्व होंगी, दोज विल बी। इसमें कई सारे डिपार्टमेंट्स होंगे जैसे डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ये सभी लोग इसमें शामिल होंगे। यहाँ पर इसका एम ये होगा कि हम जीरो फर्टिलिटी का आउटकम अचीव करें। सीवेज टैंक्स या सेप्टिक टैंक्स को साफ करते वक्त कई सारे लोगों की जान चली जाती है, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, कई बार जहरीली गैस से भी उनकी जान जाती है। तो ऐसी फर्टिलिटी को हमें रोकना है भारत में। जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं, अब ऐसा आप करोगे तो इसका एक फ्लिप साइड भी है, क्योंकि इससे उनके पास जो एकमात्र रोजगार है आप उसे छीन लोगे। चाहे वो किसी प्रकार का काम कर रहे हैं, एटलीस्ट दे हैव सम काइंड ऑफ लाइवलीहुड। तो जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं वो ह्यूमन फेशियल मैटर्स से डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, उनकी हेल्थ को खतरा होता है, तो उनकी जान जाती है।
लेकिन आपको, अगर आप इस काम को उठाकर मशीन को देना चाहते हैं ताकि आप उनकी डिग्निटी को इंश्योर कर सकें और उनकी जान को बचा सकें, उनकी हेल्थ को सिक्योर कर सकें, तो आपको उनको लाइवलीहुड का अल्टरनेटिव रूट भी तो देना होगा ना। मतलब आप उनसे एक काम छीन रहे हैं, माना कि वो डिग्रेडिंग है और ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव से भी सही नहीं है, लेकिन आप उनकी आजीविका छीन लेंगे। इसके लिए इसके पहले एक स्कीम चल रही थी, दैट वाज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स। जो मैनुअल स्कैवेंजर्स थे, जो हाथों से बिना किसी इक्विपमेंट के सेप्टिक टैंक्स वगैरह क्लीन करते हैं, उन्हें उस काम से निकालकर उन्हें दूसरा एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा था अंडर दिस स्कीम। तो आप जब उनका ये काम रोक रहे हैं और इसे मशीनों से कर रहे हैं, दैट्स ओके, ये अच्छी बात है, लेकिन आपको उनको अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट भी देना होगा। इस स्कीम को 2022 से 26 के बीच में लागू किया जाएगा, जो 500 शहरों या टाउनशिप तक फैली होगी। इसे जो अमृत में या अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन है, उसमें भी इनकलकेट कर दिया गया है। तो ये तो पूरा मामला नमस्ते स्कीम का हो गया। एटलीस्ट इतना याद रहे कि ये सैनिटेशन से रिलेटेड है नमस्ते स्कीम। ये मत सोच लीजिएगा कि नमस्ते है तो कोई कल्चर वल्चर का होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल अटल वयो अभ्युदय योजना के बारे में है। यहाँ पे वयो का जो अर्थ है वो वृद्ध लोगों से है और अभ्युदय का मतलब ये है कि आप उनका उत्थान करिए। तो मतलब यहाँ पर जो वृद्ध लोग हैं उनके उत्थान की ये एक योजना है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने हाल ही में लोकसभा को इस योजना के बारे में इन्फॉर्म किया। क्या है ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम होने का मतलब साफ है कि जो 100% खर्चा होगा वो केंद्र सरकार ही करेगी। नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। मतलब बिल्कुल साफ है, जो सीनियर सिटीजन्स हैं हम उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करें, उन्हें दे शेल्टर, फूड, मेडिसिन और जो भी केयर उनके लिए रिक्वायर्ड है वो। जब भी कोई व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो उसे चलने फिरने में दिक्कत होती है, तो एजिंग रिलेटेड डिसेबिलिटी आ जाती है। इन दैट केस हम उन्हें सपोर्ट दें, वो इक्विपमेंट दें ताकि जो एज रिलेटेड डिसेबिलिटी है वो उसको काउंटर कर सकें और एक अच्छा जीवन जी सकें। ध्यान दीजिएगा कि इस अभ्युदय योजना में कई सारी पहले की जो स्कीम्स हैं उनको सब्ज्यूम कर दिया गया है उनकी सब स्कीम्स के फॉर्म में। टोटल 9 स्कीम्स हैं जो इसके सब स्कीम या कॉम्पोनेंट के तौर पे यहाँ पे लिखी गई हैं। मैं उनके नाम आपके लिए पढ़ूंगा, आप इसे देखिए। पहला है IPSRC यानी कि इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन। दूसरा है स्टेट एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटीजन्स। तीसरा है RVY राष्ट्रीय वयोश्री योजना। चौथा है सेक्रेट यानी कि सीनियर एबल सिटीजन्स फॉर री एम्प्लॉयमेंट एंड डिग्निटी। पांचवा है अग्रसर यानी कि एक्शन ग्रुप एम्ड एट सोशल रिकंस्ट्रक्शन। सेज है छठा, सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजिन्स सिल्वर इकोनॉमी फॉर सीनियर सिटीजन्स। सातवां है एडरलाइन, ये उनके लिए हेल्पलाइन है। आठवां है चैनलाइजिंग CSR फंड, जो CSR फंड आता है उसे एल्डरली केयर के लिए हम कैसे इस्तेमाल करें। और नौवां इनिशिएटिव है कि हम कैपेसिटी बिल्डिंग करें, सीनियर सिटीजन्स को मदद दी जाए, इसलिए लोगों को ट्रेन करें। ये हो गया पूरा मामला। एल्डरली पॉपुलेशन की इंडिया में बात करते हैं तो जहां ये पॉपुलेशन 1951 में महज 1.98 करोड़ हुआ करती थी, ये बढ़कर 2001 में 7.6 करोड़ हो गई और 2011 में ये 10.38 करोड़ हो गई। 2001 में 7.6 और 2011 में 10.38 और ये पॉपुलेशन बढ़ती ही चली जा रही है। हम नेक्स्ट आर्टिकल है वो नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में है, स्कीम के बारे में है। ये लार्जली शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए दी जाने वाली एक प्रकार की स्कॉलरशिप है। इसके बारे में भी जानकारी दी गई राज्यसभा को बाय द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। स्टेटस है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब आप जानते हो ना, सारा पैसा केंद्र सरकार देती है। लो इनकम स्टूडेंट्स जो हैं शेड्यूल कास्ट के, डीनोटिफाइड, नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स के, जो लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं या ट्रेडिशनल आर्टिशंस हैं, उन्हें मदद दी जाती है कि वो दूसरे देशों में जाके पढ़ाई कर सकें। ध्यान दीजिएगा, स्पेसिफिकली मास्टर्स डिग्री एंड PhD डिग्री। ग्रेजुएशन के लिए पैसे नहीं दिए जाते। ये स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की। 30% जो स्कॉलरशिप दी जाएगी वो महिलाओं को दी जाएगी। बैचलर लेवल के लिए कोई स्कॉलरशिप नहीं है। जो लोग पहले किसी स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हैं या खुद के पैसे से पढ़ रहे हैं उनको कोई मदद नहीं मिलेगी। जो भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने वाला है उसके पहले ज़रूरी होता है कि उन्हें किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल रहा हो। तो जिन लोगों को QS जो रैंकिंग होती है, जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ को रैंक करती है, जिन्हें 500 टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ में से किसी में एडमिशन मिल रहा होगा, उनकी स्कॉलरशिप को पहले कंसीडर किया जाएगा और उसके बाद बाकियों की स्कॉलरशिप पे चर्चा की जाएगी। 60% मार्क्स होने चाहिए जो भी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है उसमें, तब आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। 35 ईयर्स से कम एज होनी चाहिए सिलेक्शन ईयर में, अप्रैल के महीने के पहले दिन यानी कि 1 अप्रैल को। और जो टोटल इनकम है फैमिली की वो 8 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल विद्या समीक्षा केंद्र के बारे में है। नाम से स्पष्ट है, विद्या की समीक्षा करना, यानी कि जो पढ़ाई की सिचुएशन है, एजुकेशन की सिचुएशन है, उसे आप रिव्यू करिए। मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ने राज्यसभा को इन केंद्रों के बारे में जानकारी दी। इसका फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव यह है कि हम पूरा डेटा एक तरीके से इकट्ठा करें और उसका इस्तेमाल करें ये देखने के लिए कि एजुकेशन में जो लर्निंग आउटकम है वो कैसा है। इससे जो राज्य हैं वो स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट, उनकी प्रोग्रेस,
उनको मेन स्ट्रीम हम कर पा रहे हैं कि नहीं, टेक्स्ट बुक की कितनी अच्छी डिलीवरी हो रही है, टीचर्स और स्कूल्स को कितना सपोर्ट मिल रहा है, इसको रिव्यू करने में मदद मिलेगी। हिमाचल प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान ये विद्या समीक्षा केंद्र का हिस्सा नहीं होंगे क्योंकि इसके लिए स्टार्स प्रोजेक्ट चल रहा है। तो राज्यों के नाम मतलब इतना तो याद रखिए कि ये इसका हिस्सा नहीं है। गुजरात को भी इसमें शामिल नहीं किया गया है बिकॉज उनके पास फाइनेंशियल असिस्टेंस का अपना मैकेनिज्म है। कई सारे इनिशिएटिव्स मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के चल रहे हैं, जैसे कि यूडाइस है, स्टूडेंट डेटाबेस, नैस, निपुण भारत, टीचर डेटाबेस, दीक्षा। अब ये सारे जो भी इनिशिएटिव्स हैं ये तो आइसोलेशन में चलते हैं, अपना अपना काम देखते हैं, फर्दर सिलोज में चलते हैं, बहुत धीमे चलते हैं। विद्या समीक्षा केंद्र के माध्यम से हम इन सबका डेटा एक जगह पे इकट्ठा कर लेंगे और फिर उसे इवेल्युएट करेंगे तो आसान हो जाएगा ना। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के बारे में है, यानी कि MTP एक्ट के बारे में है। एक महिला ने अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के सामने एक प्ली रखी थी जिसके तहत वो अबॉर्शन करवाना चाहती थी। इसके पहले उनकी प्ली एक हाई कोर्ट में थी जहां पर उनको रिलीफ नहीं दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर अपने ऑब्जर्वेशन में ये कहा कि एक अनमैरिड वुमेन को अगर हम सेफ अबॉर्शन डिनाई करते हैं तो ये उनकी पर्सनल ऑटोनॉमी और फ्रीडम का वायलेशन है, और इसी के आधार पर उन्हें रिलीफ दे दिया कि वो अपने बच्चे को अबॉर्ट कर सकती हैं। यहाँ पर देखिए ये मामला काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहा है प्रेगनेंसी के टर्मिनेशन को लेकर कि क्या एक अनमैरिड वुमेन को इसका राइट मिलना चाहिए। इंडिया में अबॉर्शन की हिस्ट्री की बात करें तो ये लगभग 50 सालों से लीगल है। 1971 का जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट आया उसके तहत इसे लीगल बनाया गया। हालांकि इसमें कई प्रकार की टर्म्स एंड कंडीशंस भी एप्लीकेबल रहती हैं। जो एक्ट है उसे 2003 में अमेंड भी किया गया और सेफ और लीगल अबॉर्शन की सर्विसेज महिलाओं को दी गई, उसे एक्सेसिबल बनाया गया। जो सरकार के इंश्योरेंस इनिशिएटिव्स हैं, नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस फंड, आयुष्मान भारत, अनएम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस, फर्दर जो बाकी के भी इंश्योरेंस मैकेनिज्म है उसमें 100% कवर किया जाता है प्रेगनेंसी के टर्मिनेशन को, जिसमें सर्जिकल अबॉर्शन भी शामिल है। ऐसी मान्यता है इंडियन सोसाइटी में कि जो प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन है वो बाई चॉइस नहीं होता। कोई भी महिला अपने बच्चे को अपनी चॉइस पर तो नहीं टर्मिनेट करना चाहती, एक्सेप्शंस कैन ऑलवेज बी देयर, बट इन जनरल ऐसा नहीं होता। रदर ये प्योरली सर्कमस्टेंशियल होता है। ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं कि एक महिला को अपने बच्चे को टर्मिनेट करना पड़ता है। 4 सिचुएशंस में अबॉर्शन को लीगल बनाया गया है। पहला, तो अगर अबॉर्शन ना किया जाए, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट ना किया जाए तो महिला की जान को खतरा हो सकता है या उनकी मेंटल हेल्थ प्रभावित हो सकती है। दूसरा, कि जो फोइटस है वो उसमें सीवियर एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, मतलब अगर बच्चा जन्म लेता है तो वो एक सामान्य जीवन नहीं जी पाएगा और उसका जीवन बहुत ही कष्टदायक होगा। तीसरा, कि जो कॉन्ट्रासेप्शंस या गर्भ निरोधक उपाय किए गए हैं उनके फेल्योर होने की वजह से प्रेगनेंसी अकर हुई हो, मतलब कि वो प्रेगनेंसी बाई चॉइस ना हो, इन दैट केस उसे टर्मिनेट किया जा सकता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि इस प्रकार का जो प्रावधान है वो केवल मैरिड वुमेन के लिए ही हुआ करता था। अनमैरिड वुमेन कॉन्ट्रासेप्शन फेल्योर की वजह से जो प्रेगनेंसी है उसके टर्मिनेशन को लेकर राइट्स अवेल नहीं कर सकती थी। अभी हाल ही में इसी में परिवर्तन किया गया है, मतलब कॉन्ट्रासेप्शन फेल्योर की वजह से एक अनमैरिड वुमेन भी लीगली अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकती हैं। प्रेगनेंसी को टर्मिनेट लीगली किया जा सकता था अगर ये प्रेगनेंसी सेक्सुअल असॉल्ट या रेप की वजह से हो तो। यहाँ पर 4 कंडीशंस मैंने आपको बताई जिसमें लीगली प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना अलाउड था। 2021 में इसमें कुछ अमेंडमेंट भी किए गए। जो पहले प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने का मैक्सिमम टाइम पीरियड था वो 20 सप्ताह यानी कि 20 वीक था, उसे बढ़ाकर 24 वीक कर दिया गया। इसके पहले की सिचुएशन समझ लेंगे तो समझना आसान होगा। पहले क्या था कि अगर 12 सप्ताह तक प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है तो एक रजिस्टर्ड डॉक्टर का अप्रूवल चाहिए होता था। 12 से 20 सप्ताह के बीच अगर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है तो 2 रजिस्टर्ड डॉक्टर्स का अप्रूवल रिक्वायर्ड होता था और 20 के बियॉन्ड तो अलाउड ही नहीं था। अभी इसको एक्सटेंड कर दिया गया। 20 से 24 सप्ताह के बीच अगर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा रहा है तब 2 डॉक्टर्स का अप्रूवल रिक्वायर्ड होगा और 12 से बीच में ये जो पहले 2 था इसे घटा के 1 कर दिया गया, 1 का अप्रूवल रिक्वायर्ड होगा। तो अभी ये जो प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन है वो 24 सप्ताह तक अलाउ कर दिया गया है। अगर फोइटस में किसी प्रकार की एबनॉर्मेलिटी है तो इन दैट केस अनलिमिटेड पीरियड तक डॉक्टर्स के एक बोर्ड के अप्रूवल के बाद प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जा सकती है। यहाँ पर देखिए जो अभी सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के बाद ये क्लियर हो गया है कि जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है ये कॉन्ट्रासेप्टिव फेल्योर की वजह से होती है, ये टर्मिनेट की जा सकती है लीगली बिना इस बात को संज्ञान में लिए कि मैरिटल स्टेटस क्या है, वो महिला मैरिड है अथवा अनमैरिड है,
वो अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकती हैं अगर वो अनवांटेड है तो। बाकी मैंने आपको बताया कि कोई अपर जेस्टेशन पीरियड नहीं है अगर फर्टाइल डिसेबिलिटी है तो। Now the next article is about children in street situation, that is CISS. ठीक है, अब देखिए हमारे पास एक पोर्टल है दैट इज कॉल्ड एज बाल स्वराज पोर्टल, जिसका मेजर काम होता है कि जो चिल्ड्रन स्ट्रीट हैं, जो आपको रोड में घूमते हुए बच्चे दिखाई देते हैं, उनको रिहेबिलिटेट करना। ठीक है, और इसके ना 2 पार्ट्स हैं, लाइक इस पोर्टल के 2 फंक्शंस हैं। पहला कोविड केयर, आप जानते हैं कोविड के बाद आई है, और दूसरा है CISS, मतलब चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशन, इन लोगों को रिहेबिलिटेट करना। ठीक है, और याद रखिएगा ये CISS एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया अभी रिसेंट में, दैट इज NCPCR, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। और याद रखिएगा जो नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, और इसे 2005 में CPCR एक्ट के द्वारा एग्जिस्टेंस में लाया गया था। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना, स्टैट्यूटरी बॉडी है। और व्हाट अबाउट दिस बाल स्वराज पोर्टल, देखो बाल स्वराज पोर्टल क्या करता है, जो चिल्ड्रन स्ट्रीट है उनको रिहेबिलिटेट करता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया ना। अब देखो ये कैसे करता है, ये आपको सबसे पहले समझना है कि सबसे पहली बात तो क्या होता है ना कि इस पोर्टल में जो भी ऐसे चिल्ड्रंस हैं उनकी डिटेल्स आती हैं। ठीक है, डिटेल्स आ गई, ओके। अब उसके बाद एक होती है कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट में, दैट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट। अब हमारे यहाँ ऊपर पोर्टल से ऑर्डर आएगा इनके पास डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट को कि भाई आप जाओ और इस चिल्ड्रन का बैकग्राउंड चेक करो कि इसके माँ बाप कहाँ हैं, अनाथ तो नहीं है। अगर प्रॉपर प्रूव हो जाएगा कि हाँ ये अनाथ है और सिर्फ स्ट्रीट में घूमता रहता है, देन इसके बाद ये लोग एक्शन लेंगे। तो ये इनका काम होता है। उसके बाद क्या किया जाएगा कि एक प्लान क्रिएट किया जाएगा कि किस प्रकार से हम इस बच्चे को आगे लेके जाना है, कैसे डेवलप करना है, और उसी के अकॉर्डिंगली ये बच्चा चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को सौंप दिया जाएगा। ठीक है, और देन उसके बाद उसको बहुत सारी स्कीम्स एंड बेनिफिट्स का काम दिया जाएगा, लाइक स्कीम्स के अंदर रखा जाएगा, बेनिफिट दिए जाएंगे, और अल्टीमेटली एंड में एक इवैल्यूएशन शीट बनाई जाएगी कि इसके अंदर इसने कितना काम किया है, क्या इसका फॉलोअप हो रहा है, क्या ये आगे बढ़ रहा है, एंड ऑल दोज थिंग्स। तो इस प्रकार से जो बाल स्वराज कंप्लीट पोर्टल है वो किसी भी बच्चे को जो चिल्ड्रन एंड स्ट्रीट सिचुएशन रहता है उनको रिहेबिलिटेट करता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया इसके अंदर 2 फंक्शन होते हैं, कोविड केयर वो तो हमारे काम का भी नहीं है, दूसरा है CISS जिसको NCPCR ने लॉन्च किया, और NCPCR याद रखिएगा इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर CPCR एक्ट 2005। अब ये जो एक CISS है ना, एक एप्लीकेशन है, ठीक है, जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं कि लाइक यहाँ पर आप भी डेटा फिलअप कर सकते हैं। CISS आप एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा, बताइएगा यहाँ पर हमारे पर ये सिचुएशन है, ये बच्चा है, इसके बाद कंप्लीट बाल स्वराज पोर्टल अपना काम कर लेगा। ठीक है, सो दिस इज अबाउट चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशन। और आखिरी में एक पॉइंट याद रखिएगा कि ये जो CISS एग्जिस्टेंस में आया है दैट इज ऑन द डायरेक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, समझ में आया, चलो वेल एंड गुड। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। देखिए गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स प्लस फेसबुक इंडिया का जॉइंट प्रोग्राम है। इसके अंदर क्या किया जाता है, जो भी ट्राइबल्स हैं उनको मेंटोरशिप प्रोवाइड की जाती है कि किस प्रकार से आप, ठीक है, किस प्रकार से आप डिजिटली अपने बिजनेस को ग्लोबल कर सकते हैं, और बहुत सारी आपको स्किल्स प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे किस प्रकार से मार्केटिंग की जाती है, किस प्रकार से अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको डिजिटली प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये सब यूजुअली इस प्रोग्राम में सिखाया जाता है, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। ठीक है, तो सिंपल इस प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, और दूसरा आता है लाइक फेसबुक इंडिया। इनका काम क्या है कि किस प्रकार से ट्राइबल्स अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको डिजिटली आगे बढ़ा सकते हैं, इसके रिगार्डिंग मेंटोरशिप प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, बस जैसे हमारे MIB में मेंटोरशिप होती है, सेम यहाँ पर आपको मेंटोरशिप प्रोवाइड की जाएगी। Now the next article is about नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये जो नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये न्यू दिल्ली में अभी रिसेंट में हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने इनाग्रेट किया था। ठीक है, अब इसका मेन पर्पस क्या है, इसका मेन पर्पस ये है कि जो भी ट्राइबल कंसर्न्स हैं, इश्यूज़ हैं, चाहे वो एकेडमिक रिलेटेड हो, एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेटिव, चाहे कुछ भी हो, ये उसका पूरा नोडल पॉइंट होगा। मतलब हर जगह से, चाहे ट्राइबल के लेजिस्लेशन हो, चाहे ट्राइबल का कोई ऑर्डर हो, चाहे ट्राइबल्स की पढ़ाई हो, चाहे कुछ भी हो, वो सब यहाँ आके एक्यूमुलेट होंगे। ठीक है, समझ में आया। और ये जो कंप्लीट इंस्टीट्यूट है वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल्स को क्या करेगा, पॉलिसी इनपुट्स प्रोवाइड करेगा कि सर आप ऐसी पॉलिसी बना सकते हो, आप ऐसी पॉलिसी बना सकते हो, आप ऐसा कर सकते हो, वैसा कर सकते हो। ये कंप्लीट इस पूरे नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट का काम रहेगा। मतलब मोरलेस हम क्या दिखाना चाहते हैं कि हमारा जो ट्राइबल कल्चर है कितना रिच है, और हम उनकी प्रॉब्लम को सुन रहे हैं, और साथ ही साथ हम इनको ग्लोबली प्रोजेक्ट भी करेंगे। ठीक है, सो ये रहा हमारा नेशनल ट्राइबल इंस्टीट्यूट्स।
अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट हैबिटस। अब देखो ये कॉन्सेप्ट पता है क्या बताता है, ये कॉन्सेप्ट ये बताता है कि हमारे यहाँ पर जो भी डोमिनेंट सोशल एंड कल्चरल कंडीशन है उनको सोसाइटी खुद रिप्रोड्यूस करती है। इसको आप एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करिएगा। जैसे हमारे यहाँ पर मान लीजिए इनइक्वालिटी है, ठीक है, तो हमारे यहाँ ऐसा बताया जाता है कि नहीं यार इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्ट करती रहेगी, एग्जिस्ट करती रहेगी। तो मोरल से जो डोमिनेंट आइडिया है ना कि अमीर अमीर ही रह जाए और गरीब गरीबी रह जाए और इनइक्वालिटी बनी रहे, तो इस आइडिया को सोसाइटी प्रोड्यूस करती है बार बार अपने आप से, ठीक है। जैसे हमें भी सिखाया जाता है, अरे यार वो तो अमीर है, ठीक है चलो अभी तो इनइक्वालिटी है तो भगवान की दी हुई तो सबको बनी रहेगी, अरे भगवान ने तो ऐसा बोला है, भगवान ने अपने हिसाब से दिया। तो मोरल से जो डोमिनेंट आइडियाज़ हैं इनइक्वालिटी का, उसे बार बार क्या किया जाए, प्रोड्यूस किया जा रहा है, इस तरह से आपके दिमाग में इनकलकेट किया जाता है। तो ये होता है हैबिटस, ठीक है। मेनली आप कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और किसने दिया है। आई थिंक आप समझ गए हैबिटस क्या होता है। चलिए ठीक है। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।